हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार का राज्य सरकारों से इतना भेदभाव क्यों हो रहा। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो केरल राज्य सबसे आगे है इस कोरोना वायरस के लड़ाई में उससे रोकने के लिए, और वह इस तरह से सफल भी हुआ है। और देश का पहला संक्रमित व्यक्ति भी इसी केरल राज्य में मिला था जनवरी के लास्ट सप्ताह में, और तभी से यह राज्य टेस्ट करने, संक्रमित लोगों का पता लगाने और रोगियों के इलाज में सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा। इसी का नतीजा है कि 15 अप्रैल तक इस राज्य में कोरोना वायरस से कुल प्रभावितों में से मात्र 2 लोगों की ही मौत हो पाई है, और जबकि 180 से अधिक लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोई दूसरा राज्य इस तरह कोरोना के खिलाफ सफल नहीं हो सका अभी तक, चाहे वह दिल्ली को ले लीजिए, महाराष्ट्र हुआ, यूपी, गुजरात, किसी का भी आप नाम ले लीजिए। केरल के अलावा केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में ही आप देख लीजिए कि वहां पर संक्रमितों मरीजों की जो संख्या है वो बहुत ही अधिक है। यहां अब तक अर्थात 15 अप्रैल 2020 तक 1200 से अधिक केसेस तमिलनाडु में आ चुके हैं। ठीक होने वालों की जो संख्या है मात्र दहाई में है, मगर मृत्यु दर यहाँ पे लगातार तेजी से बढ़ रहा। देश के अन्य राज्यों से तुलना किया जाए तो केरल व तमिलनाडु के स्वास्थ्य सेवाएं सबसे अच्छी हैं, पूरे भारत की बात की जा रही है। और यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी भी खासे प्रशिक्षित माने जाते हैं, जो एक सच भी है। तमिलनाडु ने तो प्राइवेट मेडिकल सर्विस को अच्छी तरह से विकसित कर लिया है, जिसके कारण से उसे चिकित्सा पर्यटन के ठिकाने के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। केरल और तमिलनाडु राज्य बीते कुछ वर्षों से अपने कुल खर्च का लगभग 5% सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं। वहीं यूपी व एमपी अर्थात मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्य भी अपने बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा खड़ा करने को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बराबरी करने के लिए अभी बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, ऐसे जो राज्य यहाँ पर अभी भी अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन केरल और तमिलनाडु जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, इनकी केंद्र सरकार से कई बड़ी बड़ी शिकायतें हैं, जैसे उन्हें केंद्र सरकार से पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है, चाहे ये कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण से या इसके पहले और भी जो संकट आती थी, जैसे वहाँ पे बाढ़ भी आता रहता है और ऐसे तूफान वहाँ पे आते रहते हैं, जिससे हमेशा राज्य सरकार को नुकसान होता है, लेकिन केंद्र सरकार उतना अधिक भरपाई नहीं कर पाती है। यह मदद धन के रूप में भी और आवश्यक संसाधनों को भी लेकर बताई जा रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि केरल राज्य में वर्तमान में वामपंथियों का शासन है, जो केंद्र में मौजूद भाजपा की विरोधी है, जबकि तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक की सरकार है, जो आरएसएस अर्थात बीजेपी की करीबी पार्टी के रूप में मानी जाती है। दक्षिणी राज्य खासतौर से केरल और तमिलनाडु को 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दोनों राज्य अपने चालू बजट से जूझ रहे हैं। ये जो 15वां वित्त आयोग है, इसकी जो नियुक्ति की गई है, ऐसे जो आयोग होते हैं वो 5 वर्ष के लिए किए जाते हैं, तो ये अब की बार आपका 15वां चल रहा है। तो ये आपको समझना होगा कि जब इस तरह से राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है तो वह पूरे 5 साल तय करते हैं। 15वां वित्त आयोग आपका 2020 से शुरू होकर 2025 तक चलेगा। बताया तो ये जा रहा है कि अकेले केरल राज्य को चालू वित्तीय वर्ष में करीब 4300 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है इस 15वें वित्त आयोग के कारण से, क्योंकि विभाजन के नए नियम के अनुसार इसकी हिस्सेदारी 2.5% से घटाकर मात्र 1.94% ही रह गया है। और ऐसा 15वें वित्त आयोग की प्रतिकूल शर्तों और केंद्र द्वारा टैक्स के किए गए बंटवारों के कारण से ही राज्यों के फंड में कमी हो रही है। एक अनुमान यह भी है कि केरल को विभाजन कानून से करीब 22% अर्थात 22% का नुकसान होगा, और यदि टैक्सों के बंटवारे के कारण से कुल घाटे को जोड़ लिया जाए तो यह घाटा लगभग 31% हो जाएगा। इसी तरह बेहतर जनसंख्या नियंत्रण उपायों के कारण से ही तमिलनाडु को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसा अभी हमने केरल को बताया कि कितना परसेंटेज, कितना शेयर था, अब कितना कम हो गया, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही केंद्र और राज्यों के मध्य संसाधनों के बंटवारे का फार्मूला बनाया गया है। ये आपका जो 15वां वित्त आयोग जो नियम है, इसके आधार पर। इसलिए जनसंख्या वृद्धि को कम करने वाले केरल और तमिलनाडु राज्य के साथ ही कई और राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए का घाटा इस तरह से सहते हैं। जबकि अन्य राज्यों की तरह ही इन राज्यों के भी खर्चे
लगातार बढ़ ही रहे हैं, भले ही जनसंख्या कम हो, और कमाई राज्य में उतनी तेजी से नहीं हो पा रही है जितनी तेजी से खर्चा बढ़ रहा है। एक अनुमान के आधार पर यह भी बताया गया है कि केरल राज्य का पिछले 6 वर्षों में अगर खर्चा देखा जाए तो लगभग 15% की वृद्धि हुई है, लेकिन कमाई मात्र 10% की रेट से ही बढ़ रहा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि जनसंख्या कम होने के कारण से भी वहाँ पे खर्चा बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और जो कमाई है वो बहुत ही कम धीरे धीरे हो रहा है। केंद्र सरकार के केंद्रीय बजट में कुल प्राप्ति में राज्यों की हिस्सेदारी का कम होना भी एक दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जा रहा। पिछले वर्ष राज्यों को विभाजन नियम के आधार पर 35% मिला था पूरे बजट का, जबकि 14वें वित्त आयोग 2015 और 16 में इन्हें 42% हिस्सा दिया गया था। मगर 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के विभाजन नियम को घटाकर मात्र इस समय 41% कर दिया है। दक्षिण राज्यों ने जब इसकी शिकायत केंद्र सरकार से की तो यह प्रसारित होने लगा कि भारत को सहकारी संघवाद की ओर ले जाया जा रहा है, मगर जब इस पर अमल करने का समय आया या उस पर इस तरह से चलने की बात आई तो इसे मानने से ही केंद्र सरकार ने साफ साफ इनकार कर दिया। आमदनी के आधार पर देखा जाए तो अकेले केरल राज्य को लगभग 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इस तरह से जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो डिवाइडिंग रूल है उसके आधार पर देखा जाए तो करीब 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान अकेले केरल को हो रहा है। केरल राज्य इतना ही धन स्वास्थ्य सेक्टर पर खर्च करता है और इससे 3 गुना अर्थात 21,000 करोड़ रुपए वह एजुकेशन के सेक्टर पर खर्च करता है। राज्यों के बजट में तो केंद्र सरकार लगातार कटौती तो कर ही रही है। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार ने राज्यों के जो जीएसटी गुड एंड सर्विस जो टैक्स है उसका भी बकाया लगभग बहुत ही दिनों से चल रहा, उसका भी बकाया अभी समय से चुकाया नहीं है। और इस कोरोना वायरस महामारी में जब और आज राज्यों को पैसे और संसाधनों की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी उनके जीएसटी के जितने भी रुपए थे वो बकाया अभी तक केंद्र सरकार ने उनको लौटाया नहीं है। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही बकाया धन राज्यों को देगी, लेकिन ज़रूरत तो आज है हमें। कुछ दिन पहले की ही बात है कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जारी आदेश में आश्चर्य जताया गया था कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तमिलनाडु राज्य को महज 510 करोड़ रुपए ही क्यों दिया गया है, जबकि अन्य राज्यों में जैसे अभी हम बात करेंगे कि यूपी को कितना दिया गया, मध्य प्रदेश को कितना दिया गया, उड़ीसा, सभी राज्यों के जो इम्पोर्टेंट राज्य है जहां पे पॉपुलेशन अधिक है, और कुछ राज्यों की बात करेंगे जैसे केरल हुआ, तमिलनाडु, वहां पर कितना कितना सरकार ने दिया है। हाई कोर्ट ने भी माना कि यह धन कम है, क्योंकि अगर तमिलनाडु में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों का आंकड़ा देखा जाए वही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को अधिक से अधिक धन मुहैया कराया गया है। अभी इसी महीने की 3 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महामारी को रोकने के लिए उपाय राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष SDRMF के तहत सभी राज्यों को 11,092 करोड़ रुपए जारी किया है और आवंटन यह 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर किया गया है। इस आवंटन में सबसे अधिक धन महाराष्ट्र को 1611 करोड़ रुपया किया गया है, केरल को 157 करोड़ रुपया, तमिलनाडु को 510 करोड़ रुपया, यूपी 966 करोड़, मध्य प्रदेश 910, उड़ीसा 802 करोड़, सभी करोड़ में ही है, राजस्थान 740, बिहार 708, गुजरात 662। अब आप यहाँ पे एक आंकड़ा आपके समझ में आ रहा होगा कि किस राज्य को कितना दिया गया है। सबसे अधिक महाराष्ट्र को दिया गया है और इन जो मैंने लिस्ट बताया लगभग 10 राज्यों के सबसे कम केरल को 157 करोड़ रुपया इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिया गया है। बजट कम होने के साथ साथ दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ एक और बड़ी समस्या आ रही है, तेजी से बुजुर्गों की संख्या का बढ़ना। और आप सभी को जानकारी भी होगी कि कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रभाव बुजुर्गों पर ही हो रहा है, चाहे वो भारत देश की बात कर लिया जाए या अन्य देशों में, जैसे इटली में देख लीजिए, अमेरिका में, स्पेन में, वहाँ पे सबसे अधिक लोग क्यों मरे हैं, सबसे अधिक संख्या क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ पे बुजुर्गों की जो संख्या है वो सबसे अधिक बढ़ने वाले हैं। और इसके बाद भी केरल और तमिलनाडु को बजट कम कर दिया गया। इन राज्यों ने तो पहले ही न्यू इंडिया इनिशिएटिव 2022 के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है। जो बात किया गया है कि 2022 में हम भारत में जो कृषि है उनके आय को दोगुना कर देंगे, ऐसे जो कहा गया है कि ऐसा लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए तमिलनाडु और केरल राज्यों ने इसका विरोध किया है। यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, आपको इन प्रश्नों के जवाब देने होंगे। जैसे पहला सवाल ये पूछा गया कि क्या 1971 की जनसंख्या नियंत्रण कानून ही आज दक्षिण भारत के लिए
सभी राज्यों के लिए एक संकट बन गया है। जैसे 1971 में एक डिवाइड बनाया गया था जनसंख्या के आधार पे, जैसे जो हमारे उत्तर भारत के राज्य हैं और एक आपके दक्षिण भारत के, क्योंकि उस समय भी दक्षिण भारत में जनसंख्या बहुत ही कम थी और उत्तर भारत में बहुत ही अधिक थी। उत्तर भारत में जैसे यहाँ पे सब दिया गया है कि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ये सब दिल्ली है, ये सब इसी में आते हैं उत्तर वाले में। और दक्षिण में आपके कौन कौन से, जैसे केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऐसे जो राज्य हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या पहले ही कम थी, तो उस समय ये था कि जैसे सबसे अधिक केंद्र सरकार उस पर ध्यान देती थी, जैसे आज दे रही है कि जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे अधिक है। जैसे आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री या किसी तरह से कोई राष्ट्रपति का ही चुनाव होता है भारत में, तो सबसे अधिक फोकस किस पे होता है, राजनीतिक पार्टी का। उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कहाँ जहाँ पे सबसे अधिक पॉपुलेशन होती है। और वहीं जहाँ पे हमारे दक्षिण भारत के राज्य है, वहाँ पे जनसंख्या कम होने के कारण से राजनीतिक जो पार्टी हैं वो उतना ध्यान नहीं देती हैं जितना कि वो उत्तर भारत के राज्यों पे देती हैं। तो ये क्यों आता है, ये सबसे बड़ी समस्या 1971 में हल की गई थी, लेकिन उसका आज सही से पालन नहीं हो रहा। आज जो राज्यों में चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, वह 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही होता है। ये आपको समझना होगा। दूसरा सवाल है कि क्या जनसंख्या कम करने वाले राज्यों के साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो। ऐसे और कई राज्य हैं जो जनसंख्या को लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बजट में लगातार केंद्र सरकार कटौती करती जा रही है। तो क्या ये सही कदम है या गलत है? क्या उनके अंदर इस तरह से एक भावना नहीं आएगी कि यार हम तो जनसंख्या भी कम कर रहे हैं, पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज करते जा रहे हैं, फिर भी सरकार को हमें एक तरह से प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन सरकार हमारा ही पैसा हम ही से लेके दूसरे राज्यों को दे रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, जहाँ पे सबसे अधिक पॉपुलेशन है इस समय प्रेजेंट टाइम में। तीसरा सवाल और लास्ट सवाल यह है कि भारत में बढ़ती जनसंख्या एक चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी इन उठाए गए कदमों से एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि केंद्र सरकार बढ़ती जनसंख्या पर ध्यान नहीं दे रही। अगर वो ध्यान देती, अगर आपके मन में आ रहा हो कि सरकार ध्यान दे रही है, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जल्दी एक नियम कानून लाया जाएगा, तो ऐसा आपको ये भी समझना होगा कि ऐसे जो राज्य जहाँ पे जनसंख्या कम किया जा रहा लगातार, तो उनकी सहायता करनी चाहिए, ना कि अन्य राज्यों जहाँ पे जनसंख्या अधिक है। तो इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इस वीडियो को देखिएगा। एक बार में अगर नहीं थोड़ा सा क्लियर हो तो 2 बार देख लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि केंद्र सरकार और जो स्टेट है हमारे, उनके बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ पर ऐसी दिक्कत आ रही है जिसे जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। नहीं तो आज हम कितने हैं, 140 करोड़ है ना, आने वाले 8 से 10 सालों में हम 150 करोड़ के करीब पहुंच जाएंगे। फिर सरकार कहेगी कि यहाँ पे जनसंख्या कंट्रोल नहीं किया जा रहा, यहाँ पे नहीं कंट्रोल किया जा रहा, फिर हाथ से जो होता है ना कि निकल जाएगा, उसके बाद हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।